हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 7th एनसीईआरटी पार्ट 3 हिमालय की बेटियां का प्रश्नोत्तर मैं लेकर आया हूं। तो फिर चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। उत्तर है, नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है, हमारे खेतों को सींचती है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा की क्या विशेषताएं बताई गई है। उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। उत्तर है, नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही है। यह युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी है। मानव नदी को दूषित करने के में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। चौथा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये जरूर आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की, अठखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। पांचवा प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। उत्तर, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा यमुना जैसी नदियाँ इसका ज्वलंत उदाहरण है। छठा प्रश्न है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने को देवात्मा क्यों कहा गया है। उत्तर, हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। अब भाषा की बात में अब हम लोग चलते हैं। सातवां प्रश्न है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, क, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ख, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों में ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोग को मैं बताता हूँ
ये आप लोगों को कक्षा में सुनाना है, ठीक है। तो उत्तर है, सचमुच दादी माँ साप श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। दूसरा, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। तीसरा, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। चौथा, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। पांचवा, संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। अब आठवां प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे क, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने थे। ख, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। उत्तर है, पहला, नदियाँ संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। दूसरा, जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। तीसरा, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती थी। चौथा, बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। नौवां, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष और संज्ञा का मिलान कीजिए। ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कृपया करके ध्यान से देखिएगा। विशेषण और विशेष, संभ्रांत का होगा वर्षा, चंचल का हुआ जंगल, समतल महिला, घना नदिया, मूसलाधार आंगन। तो इसमें उत्तर जो होगा वो है संभ्रांत महिलाएं, चंचल नदियां, समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। अब 10वां प्रश्न है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। उत्तर है, छोटी बड़ी, दुबली पतली, भावभंगी, माँ बाप। अब 11वां प्रश्न है, नदी को उल्टा दिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दीन, भाववाचक संज्ञा। उत्तर, नव वन, नव का अर्थ होता है नया, जाति वाचक संज्ञा है। राम मरा, भाववाचक संज्ञा है। राही हीरा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। धारा राधा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नामी मीना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब 12वां प्रश्न है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रावती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलुज, रोपड़, बिपाशा, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस, वितस्ता, रूपपुर, शतद्रुम, वाराणसी, अजय मेरू। उत्तर है, सतलुज, सतधुम, झेलम, वितस्ता, रोपड़, रूपपुर, अजमेर, अजय मेरू, बनारस, वाराणसी, बिपाशा, चिनाब। इन सबके पुराने नाम है, ये जरूर याद कर लें। 13वां प्रश्न है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। उत्तर है,
ही के प्रयोग वाले वाक्य, वे शायद ही यह काम पूरा करे। दूसरा, उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ। तीसरा, मेरा ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। अब नहीं के प्रयोग वाले वाक्य, कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता, आज मोदी जी को कौन नहीं जानता, राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं पहचानता। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।